नमस्ते दोस्तों। आज डेट है 20 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, यूएनसीसीडी की जो 17वीं बैठक है यानी कि कॉप 70 की बैठक है वो कहाँ आयोजित की जानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उलान बटार, मंगोलिया। यहाँ जो मंगोलिया है दोस्तों, सिर्फ उसको याद करके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोस्तों ये करंट अफेयर जो घुमा करके जो यूएनसीसीडी से जो जुड़े हुए स्टैटिक है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहले जानना होगा यूएनसीसीडी के बारे में। तो दोस्तों जो यूएनसीसीडी कॉप 70 है उसको जो आयोजन है यानी कि कॉप 70 वो 17 से 28 अगस्त 2026 तक उलान बटार मंगोलिया में किया जा रहा है। और इसका थीम दोस्तों वो है रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप। अब यूएनसीसीडी को समझिए, इसका पूरा नाम क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका मुख्य संबंध मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट जैसी समस्याओं से है। और ये कन्वेंशन दोस्तों 17 जून 1994 को पेरिस में अडॉप्ट किया गया था और 26 दिसंबर 1996 से ये लागू हुआ है। अगर इसकी बैकग्राउंड अगर बात करें तो जो यूएनसीसीडी की जो उत्पत्ति है वो 1992 के रियो और समिट के बाद से ही इंटरनेशनल प्रोसेस से जुड़ा और बाद में फिर इसको जो है 1994 में पेरिस में लाया गया और 26 दिसंबर 1996 से ये लागू हुआ। अगर भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में जो 2019 में कॉप 14 था उसको मेजबानी कर चुका है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 है वो हाल ही में कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है ना। तो जो स्पेस एक्स है उसका फाल्कन 9 है वो हाल ही में कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 38 मिनट के अंतराल में 2 बार लॉन्च हुआ है। 38 मिनट के अंतराल में 2 बार लॉन्च हुआ है। अब फाल्कन 9 को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये साइंस और स्पेस से जुड़ा हुआ सवाल है। सबसे पहले फाल्कन 9 को स्पेस एक्स ने विकसित किया है और यह एक 2 स्टेज ऑर्बिटल रॉकेट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी रॉकेट के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा खास करके जो फर्स्ट स्टेज को वापस लैंड करा करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे लॉन्च की जो लागत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें मदद मिलता है। अब इसके नाम जो 9 है वो क्यों रखा गया है ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसे फर्स्ट स्टेज में इसमें जो इंजन होता है वो 9 मर्लिन इंजन लगे होते हैं, इसीलिए इसको 9 जो है फाल्कन 9 बोला जाता है। अगर हम बात करें फाल्कन 9 की पहली उड़ान तो ये 4 जून 2010 को हुई थी और इसमें मुख्य जो प्रोपेलेंट के रूप में वो लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि एलओएक्स और आरपी-1 केरोसिन का इस्तेमाल किया गया था। इस रॉकेट का उपयोग केवल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नहीं बल्कि कार्गो और क्रू मिशन के लिए भी किया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो फाल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है तो आपको स्पेस एक्स बताना है। फर्स्ट स्टेज में कितने मर्लिन इंजन लगे होते हैं तो 9 होता है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या खास टेक्नोलॉजी है। तो जो खास टेक्नोलॉजी है वो है कि इसको दोबारा जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत में कितने से अधिक गाँवों को हर घर जल प्रमाणित किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत में कितने से अधिक गाँवों को हर जल घर प्रमाणित किया गया है या कह सकते हैं सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 लाख से अधिक गाँव। अब यहाँ 2 लाख याद नहीं करना है बल्कि इससे जुड़े हुए हम स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और इसका नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। और इस मिशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी कि एफएटीसी को उपलब्ध कराना। सरल भाषा में कहें तो ग्रामीण परिवारों को उनको घर तक जो है वो फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी गाँव को केवल टैप कनेक्शन दे देने से वो उसकी जो है प्रमाण जो है वो नहीं मिल जाता, प्रमाणित प्रक्रिया नहीं पूरा हो जाएगा। हर घर जल की स्थिति को वेरिफिकेशन में ग्राम सभा का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होता है और जब तक ग्राम सभा आपको प्रमाणित नहीं करेगा तब तक आपका जो है यहाँ पर नाम या आपको जो है सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलने वाला है। अब मिशन में केवल पानी पहुँचाना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि जो सुरक्षित और निर्धारित और क्वालिटी वाला जो पेयजल है वो उपलब्ध कराना है ताकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। और इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय है, उसको वाटर सप्लाई सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। वहाँ पर किस तरह से पानी को सप्लाई करना है, किस तरह से मेंटेनेंस करना है, गाँव के साथ मिल करके इसमें हमें जो है बहुत सारा काम करना है। ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है दोस्तों?
अगला सवाल है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो अमेरिका का जी एरोस्पेस से 400 करोड़ की लय मंजूरी प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कंपनी कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी। मिधानी जो उसका स्टैटिक्स जो भी है वो हम उसको देखेंगे। अगर मिधानी का पूरा नाम देखें तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1973 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करने वाला एक पीएससी है। अब मधानी करता क्या है, तो ये मुख्य रूप से जो स्पेशल मेटल होता है उसको तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो निकल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं और स्पेशल स्टील वो यहाँ पर शामिल है। और इसके मटेरियल जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी, इतने बड़े-बड़े सेक्टर, जितने भी बड़े-बड़े सेक्टर हैं वो सब वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए भी जो है वो मिधानी जो है स्ट्रैटेजिक मटेरियल उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फुटबॉल में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरुण मैयागम, है ना? अरुण यागम का खेल फुटबॉल था और वो मुख्य रूप से एक तेज विंगर के रूप में खेलते थे। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन 1962 के जो जकार्ता एशियन गेम्स से है। उस एशियन गेम्स में भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था और जो अरुण मैयागम है उस भारतीय टीम के सदस्य थे और उन्होंने भारत के लिए 18 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें और 3 गोल किए हैं। इसके बाद 1964 के जो एएफसी एशियन कप है वो भारत में रनअप ही रहे और वो उस टीम के हिस्सा भी थे। तो क्लब फुटबॉल में भी उनका नाम जो है वो मोहन बागान के साथ प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है और उन्हें मोहन बागान रत्न जब है बाद में उसको सम्मानित भी किया गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको कृपया आप स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, अपराजिता प्रांगला 2026 अभियान किससे संबंधित है? तो अपराजिता प्रांगला 2026 अभियान किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक मिशन। यह अभियान नेशनल कैडेट क्रॉप यानी कि एनसीसी से संबंधित है और इसमें 28 एनसीसी गर्ल्स कैडेट और 3 आर्म सर्विस के 3 महिला अधिकारी शामिल हुए थे। अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 250 किलोमीटर का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक जो है वो इसको पूरा किया गया था। ये ज्योग्राफी पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रांगला की अगर हम बात करें तो प्रांगलांग जो है इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है और यह जो है स्पीट वैली इन हिमाचल प्रदेश को ये लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। इस अभियान को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया और इसका उद्देश्य केवल ट्रैकिंग नहीं है, महिला कैडेट में साहस, लीडरशिप, फिजिकल और मेंटल इंटेलिजेंस जो है वो स्पिरिट है वो विकसित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में किस नदी को लीगल पर्सन का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तामिराबरानी नदी। क्या नाम है? तामिराबरानी नदी। इसको जो है लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है। जो तामिराबरानी रिवर है मुख्य रूप से तमिलनाडु में बहती है और इसका उद्गम जो है वो वेस्टर्न घाट के जो अगस्त्यामलाई या कह सकते हैं पोथागाई हिल है उससे होता है। इसके बेसिन से जुड़े 2 इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, वो है तिरुनेल्वेली और तुतुकुड़ी। और यह नदी अंत में गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार के खाड़ी की ओर जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो थमाबराई है वो तमिलनाडु की महत्वपूर्ण पेरेनाई यानी कि 12मासी नदियों में गिना जाता है। पेरेनाई का मतलब होता है 12मासी, 12 माह जो है यहाँ पर पानी रह सकता है। लीगल पर्सन, अगर लीगल पर्सन का अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक इकाई को कुछ कानूनी अधिकारों और संरक्षण के संदर्भ में मान्यता देना। और भारत में रिवर राइट से जुड़ी जो लीगल डिस्कशन है इससे पहले गंगा और यमुना को लेकर के भी हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, भारत ने रक्षा उपकरणों की संयुक्त उत्पाद के लिए हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और यह साउथ कॉकेसस रीजन में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर हम इसके करंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। दोनों देश को के बीच जो है मिलिट्री हार्डवेयर के जॉइंट वेंचर वो सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जितने सारे पॉसिबिलिटी हैं आर्मी से जुड़े हुए, मिलिट्री से जुड़े हुए, उस पर चर्चा हो रही है। भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार, वो 2026 में आर्मेनिया के साथ हाई लेवल डिफेंस टॉक भी कर चुके हैं। जो कॉर्पोरेशन होता है उसमें केवल इक्विपमेंट तक सीमित नहीं होता है, यहाँ पर जो मिलिट्री एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, वो सारे के सारे चीज़ें हैं यहाँ पर शामिल होते हैं। तो इससे देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नाबार्ड। नाबार्ड अगर बात करें तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड का जो बेसिक काम क्या है, तो भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े जितने फाइनेंशियल डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करना, और इसका स्थापना जो है इसीलिए हुआ था। नाबार्ड की जो स्थापना का जो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। और फर्स्ट बार जो इसको जो कमेटी बना था उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बी सिरोमन थे। कौन थे? बी सिरोमन। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नाबार्ड देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम होगा तो नाबार्ड उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में छोटे भूकंपों का समूह विशेष रूप से देखा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नासिक और पालघर। ये अर्थक्वेक स्वर्म होता क्या है? जब किसी पार्टिकुलर एरिया में रिलेटिवली कम समय के अंदर कई छोटे अर्थक्वेक की सीरीज आती है तो उसको अर्थक्वेक स्वर्म कहा जाता है। और इसकी एक खास बात है, इसमें आमतौर पर कोई एक स्पष्ट जो है डोमिनेंट मैनशॉक नहीं होता है। अब अर्थक्वेक जो है वो टर्मिनोलॉजी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट में अर्थक्वेक शुरू होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं, और फोकस के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक की जो एनर्जी होता है वो सिस्मैटिक वेव के रूप में ट्रेवल करता है, चलते रहता है। जैसे पी वेव सबसे तेज जो है बॉडी वेव होती है, जबकि एस वेव जो है वो लिक्विड से होकर के ट्रेवल नहीं करती है। और भारत में जो अर्थक्वेक जो है उसको मॉनिटरिंग जो है वो कौन करता है? तो वो करता है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन से किस गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए इस्केमिक स्ट्रोक, है ना। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो इससे बढ़ सकता है। जो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन को अगर शॉर्ट में कहें तो इसको AF कहते हैं। ये हार्ट की एक प्रकार की जो नॉर्मल या कह सकते हैं इरेगुलर रिदम होता है, यानी कि अर्थमिया होता है। इसमें हार्ट के जो ऊपर चेंबर होता है जिसे आर्ट्रिया कहते हैं, उनकी एक एक्टिविटी को इरेगुलर कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एफ में कुछ लोगों में हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट बनने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखा जाता है कि ब्लड क्लॉट जो है वो बनना शुरू हो गया, तो उसमें एक रिस्क बढ़ जाता है। अगर ऐसा क्लॉट जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जो है ब्रेन तक पहुँच गया, तो जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक कर देगा, तो इसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और ये जो एस्मिया है इसका बेसिक मीनिंग अगर देखा जाए तो टिश्यू तक पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं पहुँचता है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये आपको क्या हो गया? एस्मीमिया हो गया है। और एफ को डिटेक्ट करने वाले एक मशीन आता है जो हम आम भाषा में ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको हम बोलते हैं। अब ये जो है ये देखा जाए तो ये रिस्क कब होता है? तो उम्र जब बढ़ता है या जब हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है या फिर कुछ हार्ट डिजीज होता है या आपका शुगर है, तो फिर ये सारे जो समस्याएं हैं एक साथ है आपको आ सकता है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस राज्य ने काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के आसपास इको सेंसिटिव जोन को न्यूनतम 1 किलोमीटर करने के लिए केंद्र से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। काजीरंगा अगर बात करें तो ये भरा हुआ है, स्टैटिक जीके के मामले में भरा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? तो ग्रेटर वन ऑनर रैंकोर्स यानी एक सिंगोला भारतीय गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है। अगर देखा जाए ज्योग्राफी कनेक्शन के हिसाब से तो ब्रह्मपुत्रा रिवर काजीरंगा के इकोसिस्टम को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। और इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? अगर हम बात करें इको सेंसिटिव जोन, तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? तो इको सेंसिटिव जोन एक प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जो है जो पर्यावरण में जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना। और इसी से संबंधित जैसे अगर हम बात करें तो अगर ये अगर प्रभावित हो रहा है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसको प्रोटेक्ट करने में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में तेल में रिसाव के कारण
चर्चा में रहा हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस के खाड़ी। ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हरा मैंग्रोव फॉरेस्ट ईरान के जो हॉर्मोज प्रोविंस है यानी कि क्वेसम आइलैंड के आसपास ये स्थित है। और अभी क्योंकि हार्मोज का जो प्रॉब्लम चल रहा है तो ये आपके लिए